प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से जाना जाता है? यानी कौन सा जिला जो है वो डांग की रानी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस की बात करें, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारा। तो डांग की रानी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है, प्रसिद्ध है? तो ये कौन सा हो जाएगा? हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, करौली। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। करौली को डांग की रानी कहते हैं, डांग की रानी कहा जाता है। बात करें अगले प्रश्न की, तो धौलपुर, धौलपुर को डांग का राजा कहते हैं, डांग का राजा कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या है? तो दूसरा प्रश्न है अपना, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य, जो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ है वहां से बिजोलिया भीलवाड़ा के मध्य स्थित जो पठार है उसको क्या कहते हैं? ऊपरमाल का पठार, मैसा का पठार, उड़िया का पठार, पौराट का पठार। तो भैंसरोडगढ़ कहाँ पर है? ये हमारे चित्तौड़ में। बिजोलिया कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। तो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा के बीच में स्थित जो पठार है उसको क्या कहते हैं? ऊपरमाल का पठार। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऊपरमाल का पठार कहते हैं भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य। और बात करें मेसा के पठार की, तो मेसा का पठार जो है वो किन नदियों के संगम पर है? तो बेडच और गंभीरी, बेडच प्लस गंभीरी। और इसकी बात करें तो इसमें क्या है? तो मेसा के पठार पर स्थित है हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? मेसा के पठार पर। बात करें उड़िया का पठार, उड़िया का पठार जो है वो सबसे ऊंचा पठार है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। ये भी आपको याद रखना है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कितना मीटर ऊंचा है? 1360 मीटर, 1360 मीटर ऊंचा है, सबसे ऊंचा पठार है। बात करें पौराट के पठार की, पौराट का पठार जो है वो कहाँ पर है? सिरोही में। अगला प्रश्न, तो तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लूनी नदी की सहायक नदी जो है वो अरावली की पहाड़ियों से उत्पन्न नहीं है? कौन सी सहायक नदी है जो कि किससे उत्पन्न नहीं है? तो अरावली की पहाड़ियों से, अरावली की पहाड़ियों से उत्पन्न नहीं है। यानी कि जो लूनी की नदी है उसके बाईं ओर से उत्पन्न नहीं है, लूनी नदी जो है वो उसके बाईं ओर से उत्पन्न नहीं है, दाईं ओर से उत्पन्न है। ये भी प्रश्न इसकी जगह पे पूछा जा सकता था। यानी कौन सी जो लूनी की सहायक नदी है वो लूनी में दाईं ओर से मिलती है। बात करते हैं जवाई नदी, सूखड़ी नदी, सागी नदी, जोजड़ी नदी। कौन सी नदी हो जाएगी सहायक नदी जो अरावली से उत्पन्न नहीं है? जोजड़ी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जोजड़ी नदी जो है वो अरावली की मतलब सहायक नदियों में अरावली की पहाड़ियों से उत्पन्न नहीं है, लूनी की। और बात करें इसकी जोजड़ी नदी की, तो कहाँ से उत्पन्न है? नागौर से, नागौर से उत्पन्न है। और बात करें ये तो दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी जो दाईं ओर से मतलब कि लूनी में मिलती है, दाईं ओर से लूनी में मिलती है, एकमात्र सहायक नदी। बात करें अगले प्रश्न की, तो बाकी सब नदियाँ चवई, सूगड़ी, सागी ये सभी जो है बाईं ओर से मिलती हैं। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न क्या है? तो किस झील का निर्माण 1891-92 के दौरान अकाल राहत कार्य हेतु करवाया गया था? अकाल राहत कार्य हेतु 1891-92 में करवाया गया था। राजसमंद झील, फतेह सागर झील, फौज सागर झील, नक्की झील। तो किस झील का निर्माण 1891-92 में अकाल राहत कार्य हेतु करवाया गया था? फौज सागर झील। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फौज सागर झील जो है उसका निर्माण 1891-92 में इसके तहत करवाया गया था। तो अकाल राहत कार्य हेतु कहाँ पर है? अजमेर में, अजमेर में स्थित है। बात करें इसकी, तो इसका किसके द्वारा निर्माण करवाया गया? इंजीनियर फोय द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित झील है, ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी? नक्की झील। कहाँ पर है? तो आबू पर्वत पर। बात करें फतेह सागर झील, फतेह सागर झील उदयपुर में स्थित है, उदयपुर में स्थित है। राजसमंद झील राजसमंद में स्थित है। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, पांचवा प्रश्न क्या है? तो पांचवा प्रश्न है, राजस्थान की किस नदी पर बांकली बांध बना हुआ है? तो आंसर कमेंट कीजिए। किस नदी पर बांकली बांध बना हुआ है? बांडी नदी पर, लूनी नदी पर, चवई नदी पर, सूगड़ी नदी पर। तो बांगली बांध जो है वो कहाँ पर बना हुआ है? बांगली बांध जालौर में, जालौर में। और किस नदी पर बना हुआ है बात करें तो सूगड़ी नदी पर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लूनी की सहायक नदी, लूनी की सहायक नदी सूगड़ी नदी पर।
कौन सा बांध बना हुआ है? बांकली बांध। और बात करें जवई बांध की, जवई नदी पर जवई बांध बना हुआ है। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न। छठा प्रश्न क्या है? छठा प्रश्न है इसरदा बांध परियोजना। छठा प्रश्न है इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित है? जो इसरदा बांध परियोजना है वो किन जिलों में स्थित है? कोटा और बारा, झालावाड़ और बारा, टोंक और सवाई माधोपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो इसरदा बांध परियोजना किन जिलों की मतलब की सम्मिलित परियोजना है? झालावाड़ और बारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। झालावाड़ और बारा में स्थित है इसरदा बांध परियोजना। किस नदी पर है ये भी पूछ ले तो बनास नदी पर, बनास नदी पर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, तो सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या है? तो सातवां प्रश्न है अपना, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार है। कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? आंसर कमेंट कीजिए और उनके नाम की भी बात करेंगे। वनस्पति, तापमान, वर्षा और वायुदाब। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है? वनस्पति। ऑप्शन बी ए करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की वनस्पति के आधार पर कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। बात करते हैं इसकी, तो हमारा कौन सा प्रश्न था? सातवां प्रश्न। सातवें प्रश्न में बात करते हैं कि कितने भागों में बांटा है राजस्थानी जलवायु को? 4 भागों में। और 4 भाग कौन से हैं? AW, CWG, BSHW, BWHW। ये 4 भागों में बांटा गया है कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को। और किसका आधार क्या है इसका? तो वनस्पति इसका आधार है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न क्या है? तो आठवें प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान में नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जो नागौर, पाली और जोधपुर बाड़मेर का क्षेत्र है उसमें कौन सी मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है? बात करें काली मृदा, लाल मृदा, लाल पीली मृदा, ब्लू मृदा। तो नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर क्षेत्र में यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ब्लू मृदा। बालू सहित मृदा जो है उसको ब्लू मृदा कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ब्लू मृदा जो है वो नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न, नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न क्या है? राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला, काम नहीं है ये, काम नहीं है, कम कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? नागौर, नागौर, दौसा, चूरू, झुंझुनू। तो सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? चूरू। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चूरू। चूरू के बाद कौन सा है? जोधपुर। जोधपुर। उसके बाद जैसलमेर, जैसलमेर। उसके बाद प्रतापगढ़, सॉरी प्रतापगढ़ नहीं है, प्रतापगढ़ तो ज़्यादा में आ जाएगा। चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, ये हैं वो कम वन क्षेत्र वाले 3 जिले हैं। और सबसे कम तो हैं वो कहाँ पर हैं? चूरू में है, उससे फिर जोधपुर और जैसलमेर में। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या है? राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन सा है? रणथंभौर, केवला देवी, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स। राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रणथंभौर जो है वो, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में स्थित है। और रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? 1980 में। 1980 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। और 1955 में इसे अभ्यारण्य का दर्जा मिला। 1955 में अभ्यारण्य का दर्जा, 1980 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा। और रणथंभौर की बात करें तो यहाँ पर 1973-74 में पहली बाघ परियोजना संचालित हुई थी। बाघ परियोजना, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या है? 11वां प्रश्न है राजस्थान में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित हैं? जो राजस्थान में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र बूंदी में स्थित है। अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है नाथरा की पाल खान किस जिले में अवस्थित है? तो आप सभी कमेंट कीजिए, नाथरा की पाल जो खान है वो किस मतलब कि किस खनिज की खान है? सलूम्बर में, शाहपुरा में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में। नाथरा की पाल खान किस जिले में स्थित है? तो उदयपुर में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नाथरा की पाल जो है उदयपुर में स्थित है। और नाथरा की पाल खान जो है वो किस मतलब कि खनिज की खान है? लोहा अयस्क, लोहा अयस्क, लोहा अयस्क की खान है नाथरा की पाल। अगला प्रश्न, 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है मेवात क्षेत्र, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में अवस्थित है? ये क्वेश्चन जो है वो पुराने जिलों के हिसाब से हैं। तो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है
3 जिलों में, 2 4 में, 5 में, 2 में। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा 2 जिलों में। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है वो 2 जिलों में अवस्थित है। और बात करें इनमें तो अब कितने जिले आते हैं, अब तो पहले तो अलवर आता है, एक आता है डी करता है, और कौन सा आता है, खेरतल तिजारा, खेरतल तिजारा, और कौन कौन से स्थान आते हैं, मुंडावर, मुंडावर और किशनगढ़, किशनगढ़। ये जो क्षेत्र हैं वो आते हैं किसमें, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम में। और इसका उद्देश्य क्या है, मेव जाति है उसका विकास। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न, 14वां प्रश्न है अपना, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 27 सितंबर, 8 मई, 25 दिसंबर, 10 जून। तो विश्व पर्यटन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 27 सितंबर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न, 15वां प्रश्न क्या है, राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया गया, राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क है वो कहाँ स्थापित किया गया, कोटा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, बूंदी। तो राजस्थान में 2 स्पाइस पार्क अभी तक स्थापित किए जा चुके हैं। पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया गया, जोधपुर में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जोधपुर में पहला स्पाइस पार्क स्थापित किया गया। और दूसरा कहाँ पर है, कोटा में। दूसरा जो है वो कोटा में स्थापित है, और पहला जो है वो जोधपुर में है। अभी तक 2 स्पाइस पार्क जो है वो स्थापित किए जा चुके हैं, मसाला उत्कृष्टता केंद्र कहते हैं, मसाला उत्कृष्टता केंद्र। पहला जोधपुर, दूसरा कोटा। अगला 16वां प्रश्न, 16वां प्रश्न क्या है, 16वां प्रश्न है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16वां, परिवहन और पर्यटन और जनसंख्या से अभी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। तो ये भी आपको याद रखना, राजस्थान का प्रथम रेल मार्ग कब प्रारंभ हुआ, राजस्थान का प्रथम रेल मार्ग, अप्रैल 1874, अगस्त 1889, दिसंबर 1883, जनवरी 1885। राजस्थान का पहला रेल मार्ग कब प्रारंभ किया गया, तो पहला रेल मार्ग प्रारंभ हुआ अप्रैल 1874। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अप्रैल 1874 में पहला रेल मार्ग प्रारंभ हुआ। और ये कहाँ से कहाँ तक रेल मार्ग प्रारंभ हुआ, तो ये हुआ था आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट यूपी, आगरा फोर्ट यूपी से कहाँ तक प्रारंभ हुआ, तो ये हुआ बांदीकुई, बांदीकुई दौसा, बांदीकुई दौसा तक क्या हुई थी, पहली रेल मार्ग सेवा प्रारंभ हुई थी, यहाँ पे पहली रेल चली थी। और किसके द्वारा चलाई गई थी, यानी किसके समय चलाई गई थी, सोई राम सिंह द्वितीय, जो राम सिंह द्वितीय था, राम सिंह द्वितीय के समय चलाई गई थी अप्रैल 1874 में। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, 17वां प्रश्न क्या है, 17वां प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले में नगरीय जनसंख्या न्यूनतम रही है, नगरीय जनसंख्या न्यूनतम किस जिले में, दौसा, करौली, जैसलमेर, कोटा। तो न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत किस जिले में रहा है, जैसलमेर में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, नगरीय जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत जैसलमेर में रहा है, और सर्वाधिक प्रतिशत हमारे कोटा में रहा है, सर्वाधिक कोटा में रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 18वां प्रश्न, 18वां प्रश्न क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर क्या थी, जो राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दशकीय वृद्धि दर है वो क्या थी, 32.97, 21.31, 28.41%, 28.44%। तो 2011 की जनगणना के अनुसार दशकीय वृद्धि पूछी राजस्थान में, वो कितनी थी, 21.31%, 21.31% जो है वो दशकीय वृद्धि दर थी। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न, 19वां प्रश्न क्या है, देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ की है, जो देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना है वो किस जिले की संबंधित है, बीकानेर, कोटा, जैसलमेर, प्रतापगढ़। तो सर्वाधिक पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थापित है, जैसलमेर में, जैसलमेर में सर्वाधिक पवन ऊर्जा परियोजना जो है उसके मतलब कि स्थापित किए गए हैं। और देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना किस जिले से संबंधित है, प्रतापगढ़ से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, प्रतापगढ़ से संबंधित है देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न, 20वां प्रश्न क्या है, तो प्राकृतिक गैस आधारित शक्ति परियोजना स्थित है, जो प्राकृतिक गैस आधारित शक्ति परियोजना है वो कहाँ पर स्थित है, भिवाड़ी, ये भिवाड़ी नहीं है, भिवाड़ी है, भिवाड़ी, उदयपुर, रामगढ़, बीकानेर। तो प्राकृतिक गैस आधारित शक्ति परियोजना जो है वो कहाँ पर स्थापित की गई, रामगढ़ जैसलमेर, रामगढ़ जैसलमेर में स्थापित की गई पहली प्राकृतिक गैस आधारित शक्ति परियोजना। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न, 21वां प्रश्न क्या है, तो औरंगजेब ने बुलंद दरवाजे का निर्माण किस दुर्ग में करवाया, औरंगजेब जो मुगल बादशाह औरंगजेब था उसने बुलंद दरवाजे का निर्माण राजस्थान के किस दुर्ग में करवाया, कागरोन, जूनागढ़, अचलगढ़, कुंभलगढ़।
तो किस दुर्ग में उसने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया? गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग किस जिले में स्थित है? झालावाड़। झालावाड़ का गागरोन दुर्ग है, उसमें बुलंद दरवाजे का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न क्या है? 22वां प्रश्न है पन्ना मीना का कुंड कहाँ स्थित है? पन्ना मीना का कुंड है वो कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, नाथद्वारा, जयपुर, जैसलमेर। पन्ना मीना का कुंड जो है वो कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जयपुर में स्थित है पन्ना मीना का कुंड। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न क्या है? 23वां प्रश्न है किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? हाड़ौती का खजुराहो जो है वो किस मंदिर को कहा जाता है? शिव मंदिर बड़ौली, शिव मंदिर बंडदेवरा, शिव मंदिर मेनाल, शिव मंदिर कसुआ। तो हाड़ौती का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, शिव मंदिर बंडदेवरा। शिव मंदिर जो बंडदेवरा मंदिर है उसे हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न क्या है? 24वां प्रश्न है जोगी महल जो है वो कहाँ पर स्थित है? इस दुर्ग में स्थित है जोगी महल। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। तो जोगी महल जो है वो किस जिले में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा हमारे रणथंभौर दुर्ग। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, रणथंभौर दुर्ग जो है वहाँ पर स्थित है जोगी महल। और बात करें रणथंभौर दुर्ग की, रणथंभौर दुर्ग के बारे में कथन है कि क्या कथन है रणथंभौर दुर्ग के बारे में कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, यह बख्तरबंद दुर्ग है, बख्तरबंद दुर्ग है। बात करें इसकी तो बख्तरबंद कैसे हैं? तो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसी कारण ये दुर्ग जो है वो बख्तरबंद दुर्ग कहलाता है। अगला प्रश्न तो 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न है बिल्लाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? बिल्लाड़ा जो क्षेत्र है उसका संबंध किस लोक देवी से है? जीर्ण माता, करणी माता, आई माता और शीतला माता। तो बिल्लाड़ा का संबंध जो है वो किस लोक देवी से है? तो इसकी बात करें तो बिल्लाड़ा का संबंध है हमारी आई माता से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बिल्लाड़ा जोधपुर। बिल्लाड़ा जोधपुर का संबंध है आई माता से। और आई माता जो है उन्होंने आई पंथ चलाया था, आई पंथ चलाया था। और जीर्ण माता का संबंध सीकर से है, जीर्ण माता का संबंध सीकर से है। और करणी माता का संबंध देशनोक बीकानेर से है, देशनोक बीकानेर से। शीतला माता का संबंध चाकसू जयपुर से, चाकसू जयपुर से संबंधित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न है लोक देवता गोगाजी किस शासक के समकालीन थे? जो गोगाजी थे वो किस शासक के समकालीन थे? अकबर, महमूद गजनवी, महमूद गोरी, बाबर। तो गोगाजी ने किस शासक से युद्ध किया था? किस मुगल बादशाह से युद्ध किया था? सॉरी, किस शासक से युद्ध किया था? महमूद गजनवी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गोगाजी ने गायों के लिए गायों की रक्षार्थ महमूद गजनवी से युद्ध किया था। सॉरी, गोगाजी जो है उन्होंने उसके जो मोसरे भाई थे सर्जन और अर्जन दोनों जो है वो महमूद गजनवी की तरफ मिल गए थे और गोगाजी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। अगला प्रश्न 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न क्या है? 27वां प्रश्न है निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक लालगिरी, संत माऊ जी, चरणदास जी, रामदास जी। तो निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? संत माऊ जी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, संत माऊ जी जो थे वो निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। और संत माऊ जी जो थे उन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर की? बेनेश्वर धाम, बेनेश्वर धाम, नवाटापुरा, डूंगरपुर। यहाँ पर इन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय की प्रधान पीठ थी। अगला प्रश्न 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न क्या है? तो 28वां प्रश्न है मेवाड़ चित्रशैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? यानी मेवाड़ चित्रशैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, सुपाषना चरित्रम, भागवत रागिनी। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, पहले परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की बात करेंगे हम। तो सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो है वो मेवाड़ चित्रशैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। और दूसरा चित्रित ग्रंथ है सुपाषनाह चरित्रम, ये दूसरा है। पहला है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी और सुपाषनाह चरित्रम जो है वो दूसरा चित्रित ग्रंथ है। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा लोक नृत्य कालबेलिया जाति से संबंधित है? कौन सा लोक नृत्य है वो कालबेलिया जाति से संबंधित है? अग्नि, हंडोनी, पणिहारी, वालर। तो कौन सा लोक नृत्य जो है कालबेलिया जाति से संबंधित है? पणिहारी। पणिहारी नृत्य कालबेलिया जनजाति से संबंधित है। वालर नृत्य जो है ग्रासियों का नृत्य है, ग्रासियों का
घूमर, राशियों का घूमर भी इसे कहा जाता है। और इंद्रोणी नृत्य जो है वो अग्नि नृत्य, संप्रदाय का चशनाती संप्रदाय का नृत्य है। इंद्रोणी नृत्य जो है वो किस क्षेत्र का नृत्य है? ये भी राजस्थानी लोक नृत्य है। और ये जो इंद्रोणी नृत्य है वो हाड़ौती क्षेत्र का है। बात करते हैं 30वें प्रश्न की, आज के लास्ट प्रश्न की। इस सीरीज में हम डेली 30 प्रश्नों की बात करेंगे। 30 प्रश्नों से ज़्यादा प्रश्नों की चर्चा करेंगे। यहाँ पे 30 प्रश्नों की चर्चा तो करेंगे ही, और 30 में से आपके कितने करेक्ट होते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपके कितने प्रश्न करेक्ट हो रहे हैं। और प्रीवियस ईयर से संबंधित प्रश्नों की बात करेंगे। सीईटी 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण, राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। 2000 प्रश्नों की सीरीज आप सफल बनाएंगे। और बात करते हैं 30वें आज के लास्ट प्रश्न की। अली बख्शी ख्याल जो है राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित हैं? अली बख्शी ख्याल जो है किस क्षेत्र में प्रचलित हैं? चित्तौड़, कोटा, चित्तौड़, कोटा, अलवर, भरतपुर, इस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं अली बख्शी ख्याल? अलवर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अलवर। तो 31वां प्रश्न, 31वां प्रश्न क्या है अपना? 31वें प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? तो सुशिर वाद्य यंत्र के बारे में हमें प्रश्न पूछा गया है। तो सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा है, इसकी बात करते हैं। रावणहत्था, जंतर, सूरमंडल, सतारा। तो कौन सा एक प्रकार का सुशिर वाद्य यंत्र है? जंतर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जंतर जो है वो एक प्रकार का सुशिर वाद्य यंत्र है। किस प्रकार का? सुशिर वाद्य यंत्र यानी मुंह से फूंक देकर जिसमें बजाया जाता है, यानी यहाँ पे लिख देते हैं मुंह से फूंक देकर बजाया जाता है। ये हो गया हमारे सुशिर वाद्य यंत्र। आंसर क्या हो जाएगा? जंतर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 32वां प्रश्न। 32वां प्रश्न क्या है? तो 32वें प्रश्न की बात करते हैं। प्रसिद्ध गधों का मेला कहाँ लगता है? तो गधों का मेला जो पड़ता है, प्रसिद्ध गधों का मेला कहाँ लगता है? दौसा, जयपुर, अलवर, भरतपुर। तो प्रसिद्ध गधों का मेला कहाँ पर लगता है? तो ये हो जाएगा प्रसिद्ध गधों का मेला हमारे जयपुर में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जयपुर ग्रामीण जिले में। नए जिलों के अनुसार पूछा जाएगा प्रश्न। और जयपुर ग्रामीण में कहाँ पर? लूणियावास, लूणियावास। ज़्यादातर प्रश्न गधों के मेलों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। एक ही मेला पड़ता है राजस्थान में, लूणियावास, जयपुर ग्रामीण में। नया जिला बना है और कब पड़ता है? दशहरे के बाद, दशहरे के बाद। ये आपको याद रखना है। ये गधों का मेलों के बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जयपुर ग्रामीण में पड़ता है ये। अगला प्रश्न, 33वां प्रश्न। तो 33वां प्रश्न क्या है? राजस्थान के किस क्षेत्र में पत्थर मार होली प्रसिद्ध है? पत्थर मार होली जो है किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा, ब्यावर, सवाईमाधोपुर, बाड़मेर। तो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जिसमें क्या है? पत्थर मार होली प्रसिद्ध है? कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? बाड़मेर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो बाड़मेर क्षेत्र है, बाड़मेर क्षेत्र में मतलब कि इलोजी जो है उनके लिए यहाँ पर इलोजी के अनुसार पत्थर मार होली मतलब कि प्रसिद्ध है। इलोजी की पत्थर मार होली मनाई जाती है। और बाड़मेर जो है वहाँ की प्रसिद्ध है पत्थर मार होली। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 34वां प्रश्न। 34वां प्रश्न क्या है? 34वां प्रश्न है, किस वर्ष में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई थी? हस्तशिल्प नीति और इसके साथ कौन सी नीति जारी की गई थी? एमएसएमई नीति। ये किस वर्ष जारी की गई थी? 2018 में, 2019 में, 2021 में, 2022 में। तो राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जो है वो कब आई थी? 2022 में। ये कब आई थी? 17 सितंबर 2022 को, 17 सितंबर 2022 को यह नीति आई थी। इसके साथ ही हमारी राजस्थान में एमएसएमई नीति भी आई थी। और 17 सितंबर 2022 को ही घोषणा हुई थी जोधपुर में मतलब कि हस्तशिल्प हस्तशिल्प केंद्र खोलने की घोषणा की गई थी। मतलब कि कहाँ पर? जोधपुर में। 17 सितंबर 2022 को पहली हस्तशिल्प नीति मतलब कि लागू की गई। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट डेट भी पूछी गई है पिछले पेपरों में, तो आपको एग्जैक्ट डेट भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न, 35वां प्रश्न। 35वां प्रश्न क्या है? तो रतवई लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? जो रतवई लोकगीत है वो किस क्षेत्र में गाया जाता है? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, मेवात। तो रतवई लोकगीत जो है वो किस क्षेत्र में गाया जाता है? रतवई लोकगीत हमारे मेवात क्षेत्र में गाया जाता है। मेवात जो क्षेत्र है, अलवर और भरतपुर और इसके आसपास का क्षेत्र, यहाँ पर गाया जाता है रतवई लोकगीत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी महत्वपूर्ण कर लीजिए। लोकगीत से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है हर एग्जाम में, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, 36वां प्रश्न। 36वां प्रश्न क्या है? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट इसका पुराना नाम था, इसका नया नाम है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की? माधो सिंह,
मानसिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई राम सिंह द्वितीय। तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसके द्वारा की गई? सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा मतलब कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की गई। और इसका पुराना नाम क्या था? तो आप आंसर में कमेंट कीजिए इसका पुराना नाम क्या था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न। 37वां प्रश्न क्या है? तो राजस्थानी संस्कृति में ओलिंदी क्या है? राजस्थानी संस्कृति में ये ओलिंदी ऐसे लिखना है, ओलिंदी क्या है, ऐसे लिखा मिलेगा आपको, ओलिंदी क्या है। तो विवाह का एक प्रकार, एक बेसिक खेल, नववधु के साथ जाने वाली लड़की, या राजस्थानी लोकगीत। तो राजस्थानी साहित्य में यानी राजस्थानी संस्कृति में, तो राजस्थानी लोक संस्कृति में ओलिंदी क्या है? तो नववधु के साथ में पहली बार जब नववधु ससुराल जाती है तो उसके साथ जाने वाली लड़की को ओलिंदी कहा जाता है। यानी कि उसकी साड़ी या फिर कोई भी जो जाती है, मतलब कि वर की साड़ी या फिर कोई भी उसके नववधु के साथ चलती है उसको मतलब कि ओलिंदी कहते हैं। अगला प्रश्न 38वां प्रश्न। 38वां प्रश्न है अपना, मारवाड़ में दामिनी क्या है? मारवाड़ में दामिनी किसे कहते हैं? एक प्रकार का नृत्य, एक प्रकार का लोकगीत, एक प्रकार की ओढ़नी, इनमें से कोई नहीं। तो मारवाड़ में दामिनी जो है वो क्या है? तो मारवाड़ में दामिनी जो है एक प्रकार की ओढ़नी का प्रकार है। महिलाओं की ओढ़नी, महिलाओं की एक प्रकार की ओढ़नी का प्रकार है दामिनी। और दामिनी कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर। अगले प्रश्न की बात करते हैं 39वां प्रश्न। 39वां प्रश्न क्या है? घोघरू आभूषण कहाँ पहना जाता है? घोघरू जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? घोघरू आभूषण की बात करते हैं। घोघरू आभूषण कहाँ पहना है? अंगुली में, नाक में, माथा, कलाई। तो घोघरू आभूषण कहाँ पहना जाता है? कलाई में, हाथ की कलाई में पहना जाता है घोघरू आभूषण। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, हाथ की कलाई में, हाथ की कलाई में पहना जाता है घोघरू आभूषण। अगला प्रश्न 40वां प्रश्न। 40वां प्रश्न क्या है? ताड़ना और मोरबंदिया विवाह जो है किस जनजाति में यानी किस जनजाति से संबंधित हैं? ताड़ना और मोरबंदिया, भील, सहरिया, दमोर, सासी। तो ताड़ना और मोरबंदिया, जो ताड़ना और मोरबंदिया जो विवाह के प्रकार हैं वो किस जनजाति से संबंधित है? तो ये किस जनजाति से संबंधित है? सहरिया जनजाति से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सहरिया जनजाति से संबंधित है ताड़ना और मोरबंदिया। अगला प्रश्न 41वां प्रश्न। और जो ताड़ना जो विवाह का प्रकार है उसे जो वधु मूल्य जो लिया जाता है, वधु मूल्य, या फिर जो सामान्य जनजातियों में विवाह होता है दापा प्रथा, जिसे क्या कहते हैं? दापा प्रथा। वधु मूल्य या दापा प्रथा को ताड़ना विवाह कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट कर लीजिए। इसके बाद रांगड़ी बोली। 41वां प्रश्न है, रांगड़ी बोली किसकी उपबोली है? तो रांगड़ी बोली है वो किसकी उपबोली है? मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और ढूंढाड़ी। रांगड़ी बोली जो है वो किसकी उपबोली है? मालवी की। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मालवी की उपबोलियां दो हैं, रांगड़ी और कौन सी? वागड़ी। जो रांगड़ी बोली है वो सबसे ज़्यादा कर्कश बोली है, सबसे कर्कश बोली है रांगड़ी, और सबसे मीठी बोली है वागड़ी। सबसे मतलब कि कर्णप्रिय बोली है वागड़ी, कर्णप्रिय बोली। ये आपको याद रखना है, दोनों ही मालवी के प्रकार हैं। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है 42वां प्रश्न। 42वां प्रश्न क्या है? कोलेमाला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है? जो कोलेमाला ग्रंथ है, कोलेमाला ग्रंथ, उसमें राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो आप आंसर कमेंट कीजिए। तब तक बात करते हैं कोलेमाला ग्रंथ किसका है? उद्योतन सूरी का। उद्योतन सूरी का ग्रंथ है कोलेमाला। और इसमें राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो राजस्थान की 14, 15, 17, 18। तो राजस्थान की कुल 18 देशी लोक भाषाओं का उल्लेख किया गया है कोलेमाला ग्रंथ में। अगला प्रश्न 44वां प्रश्न। 44वां प्रश्न क्या है? गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? जो गणेश्वर सभ्यता है वो किस काल से संबंधित सभ्यता है? हड़प्पा काल, लोह युगीन काल, ताम्र युगीन काल, पूरा पाषाण काल। तो गणेश्वर सभ्यता जो है किस युग से संबंधित है? ताम्र युग से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ताम्र युग से संबंधित है। इसी कारण से ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। कहाँ पर स्थित है ये? तो एक कांतली नदी के किनारे, कांतली या फिर जिसे क्या कहते हैं? कांटली नदी, कांटली नदी के किनारे। किस किस जिले में स्थित है? तो इस जिले में नीम का थाना जिला, नीम का थाना जिला। और गणेश्वर सभ्यता जो है इसको क्या कहते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न 45वां प्रश्न। 45वां प्रश्न क्या है?
किसे महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है? महाराणा प्रताप का महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है, पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। कौन मारवाड़ का शासक, कौन सा मारवाड़ का शासक था जिसे महाराणा प्रताप का अग्रगामी या पथ प्रदर्शक कहा जाता है? मालदेव, उदा चंद्रसेन, ये उदा चंद्रसेन नहीं है, चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह, राज सिंह। तो महाराणा प्रताप का अग्रगामी किसे कहा जाता है? चंद्रसेन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राव जो चंद्रसेन था, राव चंद्रसेन को क्या कहा जाता है? राव चंद्रसेन को, मतलब कि जो महाराणा प्रताप थे उनका अग्रगामी, या फिर जो मारवाड़ का फूला बिसरा राजा, मारवाड़ का फूला बिसरा राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का फूला बिसरा राजा कहा जाता है। इसका भाई था मोटा राजा उदय सिंह, जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न 46वां प्रश्न। 46वां प्रश्न क्या है? 46वां प्रश्न है, जहांगीर ने दल थम्बन की उपाधि किसे दी थी? जहांगीर था, मुगल बादशाह जहांगीर था, उसने दल थम्बन की उपाधि किसे प्रदान की थी? राज सिंह को, अमर सिंह को, गज सिंह को, राय सिंह को। तो जहांगीर जो था उसने दल थम्बन की उपाधि किसे दी थी? गज सिंह को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गज सिंह को जहांगीर द्वारा दल थम्बन की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न 46वां प्रश्न। 46वां प्रश्न क्या है? राजस्थान में अहुआ का विद्रोह किसका संबंध किससे है? अहुआ विद्रोह का संबंध किस, मतलब कि स्वतंत्रता सेनानी से है? हीरा सिंह, मोहम्मद अली बेग, खुशहाल सिंह, जयदयाल। जयदयाल तो हमारे कोटा से था, कोटा। खुशहाल सिंह हमारे जो अहुआ से था, खुशहाल सिंह अहुआ। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। मोहम्मद अली बेग नीमच विद्रोह से था, नीमच विद्रोह से था। हीरा सिंह, हीरा सिंह का संबंध जो भरतपुर जन विद्रोह था, भरतपुर जन विद्रोह से था। इस कौन सा? हीरा सिंह। मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग दोनों का संबंध नीमच छावनी से, नीमच छावनी से था। हीरा लाल का संबंध था भरतपुर से, हीरा लाल का संबंध भरतपुर से था। और हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग का संबंध नीमच छावनी से था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। खुशहाल सिंह का संबंध अहुआ के विद्रोह से था। और किस छावनी से संबंधित है? एरियनपुरा, एरियनपुरा छावनी। ये भी आपको याद रखना है। अगर अलग क्वेश्चन बना के पूछा जाए तो एरियनपुरा पूछा तो नहीं गया है अभी तक, पर एरियनपुरा छावनी से संबंधित है, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न 47वां प्रश्न। 47वां प्रश्न है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान सेवा संघ है उसकी स्थापना कब हुई? तो बात करते हैं राजस्थान सेवा संघ की। राजस्थान सेवा 1919 में, 1918 में, 1920 में, 1921 में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? वर्धा, महाराष्ट्र। वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी। कब हुई थी? 1919 में। और इसकी बात करें तो किसके द्वारा स्थापना की गई? विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक। और कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी। और कौन थे इनके साथ? तो हरिभाई किंकर, हरिभाई किंकर, ये भी इनके साथ में थे। और 1921 में इसे स्थानांतरित कहाँ किया गया? अजमेर में, अजमेर में इसे स्थानांतरित कर दिया गया। अगला प्रश्न 48वां प्रश्न। 48वां प्रश्न क्या है? निम्न में से राजस्थान का पहला शहर जो पाकिस्तान के निकट है, राजस्थान का पहला शहर जो पाकिस्तान के सबसे निकट है, अनूपगढ़, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर। तो सब राजस्थान का सबसे निकट शहर कौन सा है? तो कौन सा है पाकिस्तान के? तो अनूपगढ़। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अनूपगढ़ जो है वो राजस्थान का, मतलब कि निम्न चारों शहरों में से सबसे निकट शहर है। अगला प्रश्न 49वां प्रश्न। अगला प्रश्न 49वां प्रश्न, पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? जो पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? बात करते हैं। ऑप्शन ए क्या है हमारा? 1/4। ऑप्शन बी है 2/3। ऑप्शन सी है लगभग आधा, 1/3। तो पश्चिमी मरुस्थल जो है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? जो ये राजस्थान का हमारा मैप हो गया, इसमें बात करें इसकी, तो पश्चिमी मरुस्थल लगभग 2/3 भाग है। कितना भाग है? इससे भी ज़्यादा है, यहाँ तक है 2/3 भाग है, 2/3 राजस्थान का 2/3 भाग है। उसके बाद अरावली है, अरावली के बाद कौन सा है? तो हड़ौती का पठार है, हड़ौती का पठार है। बाकी पूर्वी मैदान है। 4 भागों में बांटा है, सबसे ज़्यादा है लगभग 61% के, 61%, लगभग 61% तक कौन सा है? तो कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थल है हमारे। और पश्चिमी मरुस्थल का भी 2 भाग हैं, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। अगला प्रश्न 50वां प्रश्न, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है? मध्य अरावली की सबसे ऊंची, चरका, बेराट, तारागढ़, अचलगढ़।
मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तारागढ़। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तारागढ़ जो है वो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है और कहाँ पर है? ब्यावर में। ब्यावर में स्थित है। अजमेर और ब्यावर दो जिले आते हैं मध्य अरावली में, अजमेर और ब्यावर।